आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने ना एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम पढ़ना है जिसका नाम है नाइव बेस। आई पे थोड़ा सा ना खिंचाव है बेसिकली, इसलिए डबल डॉट लगता है इस पे ना। नॉर्मली ये स्पेनिश में यूज़ होती है इस तरह की चीज़ें, तो आई के ऊपर डबल डॉट हो तो थोड़ा सा खिंचाव उस पर पैदा होता है। नाइव बेस, तो इस तरह से है ना बेसिकली इसका नाम नाइव बेस। तो नाम से जाहिर है बेस। प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी हमने, उसमें हमने ना एक थ्योरम पढ़ा था। जब मैंने प्रोबेबिलिटी के एंड पे उस थ्योरम के बारे में बताया था कि एक थ्योरम होता है बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है, इसमें प्रॉपर हमने कोड भी किया है। अगर याद नहीं है तो नोट्स अवेलेबल है पीडीएफ में, उसमें से देख सकते हो। तो उसी के ऊपर ही बेसिकली बेस करता है। नाम से जैसे जाहिर है नाइव बेस, तो बेस थ्योरम ही लगेगा और उस थ्योरम लगने के बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी और प्रोबेबिलिटी फाइंड होने के बाद अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट्स क्लासिफिकेशन में यूज़ होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, रिग्रेशन में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है, ठीक है, और बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। बेस थ्योरम वही थ्योरम जो हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि बेस थ्योरम बेसिकली क्या होता है। फार्मूला होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है और उसके अंदर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है। और यूज टू सॉल्व क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। जैसे कि बहुत से हमारे ऐसे एल्गोरिदम है क्लासिफिकेशन के, जैसे रैंडम फॉरेस्ट या जो कल जो पढ़ा था हमने, वो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन प्रेफर उनको क्लासिफिकेशन में किया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए है, ठीक है। और नाइव बेस प्राइमरी यूज फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन तो काफ़ी तरह की होती है, तो इसमें जो इसको प्रेफर किया जा रहा है वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यानी इसमें हल्का सा एनएलपी का टच भी है, ठीक है। और आज की जो हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और तो वो बेसिकली भी टेक्स्ट के ऊपर ही है। एनबी इज अ प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर, यानी बेस थ्योरम लग रहा है तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। प्रोबेबिलिटी फाइंड होने के बाद फिर वो जो है उस प्रोबेबिलिटी की बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन करेगा कि ये इस क्लास का है, ये इस क्लास का है। यानी नॉर्मली होता है यही है कि 0.5 एक वैल्यू रखी जाती है। अगर तो वैल्यू 0.5 से बिलो आ रही है तो वो इस कैटेगरी का है, अगर ग्रेटर आ रही है तो अदर कैटेगरी का है। तो नॉर्मली यही अप्रोच यूज़ की जा रही होती है इसके अंदर। थोड़ा सा ना हम दोबारा रिकॉल करते हैं प्रोबेबिलिटी को कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए। तो वैसे तो आप देख सकते हो पीडीएफ फाइल में। होती क्या है प्रोबेबिलिटी, हमारे पास एक सिक्का है, कॉइन है, उसको जब टॉस किया जाता है तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो वो हेड और टेल आने के जो चांसेस हैं, तो उसका सबसे पहले सैंपल बनाया जाएगा। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। मिसाल के तौर पे इस केस में मेरे पास दो कॉइन है, दोनों कॉइन को क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोनों कॉइन का जो पॉसिबल सबसेट होगा वो हम ड्रॉ कर देंगे। या तो ये होगा कि जब दोनों कॉइन को टॉस किया जा रहा है दोनों पे हेड आ गया, ठीक है। जब दोनों को टॉस किया जा रहा है या तो पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, या अल्टीमेटली आपके पास चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों पे ही टेल आ जाएगा। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं कि इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो तो एक रेयर केस होता है कि सिक्का बिल्कुल ही खड़ा हो जाए बीच में ऐसे करके वो तो खैर आपको फिल्म और ड्रामों में दिखाते हैं, रियल केस में ऐसा होता नहीं कभी, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब मतलब ये तो आपका हो गया सैंपल सेट, यानी यूनिवर्सल आपकी पॉसिबिलिटीज। उसके बाद हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए, यानी चांसेस, यानी पॉसिबिलिटीज फाइंड की जाए कि दोनों उछालने, सिक्के उछालने पे, दोनों सिक्कों को टॉस करने पे आपके पास हेड ही आए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले जो टोटल होगा उसमें से आप इस कंडीशन को पढ़ोगे। ये इवेंट ए है। इवेंट क्या हुआ कि इवेंट एक ये हुआ कि दोनों सिक्कों को टॉस करने पे हेड आ गया, गेटिंग हेड। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये एच वाली। तो हम क्या करेंगे, टोटल पे इसको ऊपर रख के और जो आपका टोटल जो है सैंपल स्पेड आउटकम उसको नीचे रखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी इस इवेंट की। एक और इवेंट है कि एटलीस्ट 1 टेल तो आना चाहिए, कम से कम एक टेल तो आना चाहिए। तो हमारे पास इसमें भी एटलीस्ट एक तो है, यहाँ तो एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है। तो टोटल हमारे पास इस इवेंट के 3 हो गए और टोटल क्या है 4, तो 3/4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, इवेंट है ना एटलीस्ट की बात की जा रही है। एटलीस्ट दोनों सिक्के टॉस करने पे एटलीस्ट एक टेल आना चाहिए, ये इवेंट वो कह रहा है। तो इस इवेंट के मुताबिक ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो दोनों हेड आ रहे हैं और इन तीनों में देखो एटलीस्ट एक टेल तो लाजमी आ रहा है। तो ये वाला इवेंट इन तीनों में जो है वो लाई करता है। तो 3 आपके पास इवेंट हो गया, तो टोटल क्या है 4।
3/4 करेंगे तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, इस इवेंट की। इवेंट क्या था, एटलीस्ट वन टेल। और उसके बाद अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले किसी और इवेंट के साथ अटैच होती है कि ये होगा तो क्लास स्टार्ट होगी। जैसे हम कहते हैं ना, हम इसमें कह सकते हैं कि उस्मान आएगा तभी जो है वो रिकॉर्डिंग होगी। तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक इस तरह से हो सकती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसमें भी एक छोटा सा हम इवेंट ले सकते हैं कि सेकंड कॉइन बीइंग हेड गिवन फर्स्ट कॉइन इज टेल। यानी इसमें अभी कंडीशन लगा दी उसने, अगर ये होगा तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कंडीशन क्या थी, गिवन फर्स्ट कॉइन इज टेल। गिवन फर्स्ट कॉइन इज टेल हमारे पास एक तो ये वाला है कि पहला इसका लेफ्ट साइड वाला पहला फर्स्ट टेल है, और जो है वो सेकंड कॉइन बीइंग हेड। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास टोटल 2 आ जाएंगे। तो 2/4 करेंगे तो हमारे पास वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। और ये भी बेसिकली इसी तरह से आपके पास अगला चौथा सिनेरियो, उसमें ये है कि कंडीशन एक लगी हुई है, गेटिंग 2 हेड्स गिवन फर्स्ट कॉइन इज हेड। यानी 2 हेड्स आने चाहिए, तो एक तो ये वाली हो जाएगी और पहला ये वाला भी आपके पास आ जाएगा। तो ये कंडीशन लगी, तो इसमें भी 2/4 1/2 का आंसर आ जाएगा। तो कंडीशन बेसिकली ये होती है कि पहले ये होगा तभी ये होगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेस थ्योरम बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेसिकली कोई इवेंट है, बी भी एक इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस तरह के फार्मूले में हम क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके इसको डिवाइड कर देते हैं, और हमारे पास फाइनल आंसर जो आता है वो बेसिकली भी एक प्रोबेबिलिटी ही होती है। लेकिन इस रूल को बनाया था एक बेस नामी साइंटिस्ट ने, तो इसको बेस थ्योरम का नाम दे दिया। ये हमने प्रोबेबिलिटी में काफी डिटेल में देखा था। ये बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है मैंने आपको कि जो आपका नाइव बेस थ्योरम है वो बेसिकली बेस थ्योरम के ऊपर सारे काम कर रहा होता है। यानी हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है। वो कैसे करता है, वो सारी मैथ हमने जो है थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी में देखी थी, लेकिन हम क्या करेंगे, सिंपल फिट मेथड का यूज करेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। ये समझ आया, थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया दोबारा से प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, एप्लीकेशंस को देखते हैं दोबारा कि जो नाइव बेस एल्गोरिदम बनाया गया वो बेसिकली अव्वल तो बात हो चुकी है, ज़्यादातर टेक्स्ट के क्लासिफिकेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। और अगर इसकी एप्लीकेशन देखी जाए तो कौन कौन सी हो सकती हैं, आपके पास वेदर प्रिडिक्शन, यानी जो मौसम की प्रिडिक्शन की जा सकती है उसके लिए ज़्यादा अच्छे इसके पास जो है वो एक्यूरेसी बेहतर आती है इसमें। और मेडिकल डायग्नोसिस के हवाले से भी जो है वो इसको यूज़ किया जा रहा है कि अगर आपने वो किसी की प्रिडिक्शन के हवाले से चेक करना है उसको, वो भी किया जा सकता है। या आने वाली डिजीज़ के हवाले से भी, क्योंकि वेदर भी क्या है, फोरकास्ट है ना बेसिकली एक तरह की। तो आने वाली डिजीज़ बेस ऑन करंट सिचुएशंस, जैसे कोरोना के जब टाइम पे ना बहुत सारे पेपर्स लिखे गए थे, रिसर्च पेपर्स। उसमें क्या किया गया था कि एक पेंडेमिक की वेव आई है, इसमें अब नेक्स्ट वेव आने के चांसेस कितने होंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा। तो उसके लिए उन्होंने नाइव बेस को ज़्यादा यूज़ किया था उस टाइम पे, जब 2020 की बात थी। तो न्यूज़ क्लासिफिकेशन के न्यूज़ है गलत छपी है, आजकल तो अक्सर जो है मीडिया हमारा जो है वो गलत न्यूज़ ही जो है वो पब्लिश कर रहा होता है, और बहुत कम जो है वो ऑथेंटिक होती हैं। तो उस चीज़ की क्लासिफिकेशन भी की जा सकती है। ईमेल क्लासिफिकेशन की जा सकती है कि ईमेल जो है किसी ने भेज दी है, जैसे अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं आपको कि जो है ये मैसेज 10 लोगों को आगे सेंड करें तो आज रात को आपको अच्छी खबर मिलेगी। तो ये बेसिकली क्या है, एक स्पैम मैसेज है, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो और एक जो एक प्रॉपर मैसेज है उसमें भी आप इसको है डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। तो इन पर्पज़ के लिए नाइव बेस एल्गोरिथम जो है वो यूज़ होता है। तो आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइप्स होती हैं बेसिकली 3, ठीक है। पहली आपके पास है बर्नौली नाइव बेस। इसमें क्या होता है, आपके पास जो फीचर्स होंगे वो बाइनरी फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ज़रा समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके जब आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हो ना, तो यहाँ से एक कैटेगरी चूज करनी होती है बेस्ड ऑन योर डाटा सेट। तो बर्नौली नाइव बेस में क्या होगा कि आपके पास फीचर्स बाइनरी फॉर्म में होंगे, ठीक है, जीरोज वंस की फॉर्म में। और मल्टीनोमियल नाइव बेस में आपके पास डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, यानी आसान से अल्फाज में टेक्सचुअल डाटा होगा, ठीक है, या रेटिंग की फॉर्म में, सेंटीमेंट भी हो सकता है इसके ऊपर। और गॉसियन नाइव बेस में आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा होगा, जैसा कि हमने उसमें किया था कैंसर वाले डाटा सेट में, वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस था। तो इस तरह का जो डाटा सेट है वो कॉन्टिन्यूस कहलाता है। और जो मल्टीनोमियल है वो बेस्ड ऑन टेक्सचुअल, ठीक है। और जो आपका बर्नौली है उसमें फीचर्स जो होते हैं वो आपके बाइनरी फॉर्म में होते हैं, जीरोज वंस की फॉर्म में होते हैं। तो फिर वहाँ पे जो है वो वाली टाइप यूज होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा एक मैंने और भी दिया, बाकी डिटेल मैंने आपको जो PDF सेंड किया ना, वो तो इसी बात को मैंने डिटेल में भी वहाँ जो है डिस्क्राइब किया, तो उसको भी एक दफ़ा पढ़ लेना। ये समझ आया। आगे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यानी छोटा सा प्रोजेक्ट करने लगे हैं ताकि ये जो हमने अभी तक बात की है ये समझ आ जाए। तो
स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि स्पैम ईमेल हमारे पास आ गई है बहुत ज़्यादा, उनकी डिटेक्ट करना है उनको यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एनबी यानी नाइव बेस। तो ये हमारा टास्क है, ठीक है। डाटा सेट मैंने आपको ग्रुप में दे दिया है स्पैम के नाम से। उसके अंदर अगर उस डाटा सेट को थोड़ा सा डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 5572 जो हैं वो ऑलमोस्ट उसमें रोज हैं, यानी डाटा सेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यानी ये सारी क्या हैं, ये सारी ईमेल्स हैं और 2 क्या है कॉलम्स हैं। उन्होंने क्या किया कि एक कॉलम में सारी ईमेल के मैसेजेस डाल दिए और एक कॉलम में आपको बता दिया कि ईमेल स्पैम कैटेगरी में है या हैम। असल में स्पैम क्या होता है कि ऐसा एक टेक्स्ट जो कि हमें ज़रूरत नहीं थी वो हमारे पास आ गया, ठीक है, और उसके रेलेवेंट हैम HAM एक ऐसा टेक्स्ट मैसेजेस होता है या ऐसा ईमेल होता है जो कि एक्चुअल है, ओरिजिनल है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी। नॉर्मली जैसे कि एक बंदा मुझे मेल करता है, ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि भाई हाँ क्लास होगी या नहीं होगी या आप पेपर कब होंगे, जिस किसी ने भी कोई रेलेवेंट मुझे मैसेज करना है या मुझे ईमेल करनी है तो वो एक रेलेवेंट प्रॉपर ओरिजिनल मैसेज है, उसको हैम कहा जाता है। और एक जो है वो अननोन मैसेज आता है कि भाई आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप क्रेडिट कार्ड ले लें, आप इस तरह कर लें, या वो 10 मैसेजेस रात को सेंड करें तो एक अच्छी खबर मिलेगी। उस तरह के मैसेजेस सारे क्या कहलाते हैं, स्पैम, यानी उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इन दोनों को क्लासीफाई करना है सिंपल, किसको यूज़ करके, नाइव बेस को। अब ये डाटा आपके पास सारा टेक्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपका जो लगेगा वो लगेगा मल्टीनोमियल नाइव बेस टाइप, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है कि पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो सारा डाटा है उसको पहले कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट फॉर्म में से किसमें, न्यूमेरिक फॉर्म में या आपकी जो एक इंटीजर फॉर्म होती है उसके अंदर, और उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाएंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाने के बाद ट्रेनिंग डाटा पे उसको मॉडल को तैयार करेंगे, टेस्टिंग डाटा पे प्रेडिक्शन ले लेंगे। उसके बाद 2 ईमेल्स हमारी रैंडम आई हैं जो इस डाटा सेट में से नहीं है, उन पे भी प्रेडिक्शन करेंगे। पहली ईमेल आई है कि हे अली, कैन वी गेट टुगेदर टू वॉच फुटबॉल गेम टुमारो। एक बंदे ने दूसरे बंदे को मैसेज किया है कि उसका नाम अली था, उसने कहा कि कल चलो फुटबॉल मैच देखने चलते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है, हैम, हमें पता है कि हैम कैटेगरी का मैसेज है या ईमेल है। एक और मैसेज जनरेट होता है कि अप टू 20% डिस्काउंट ऑन बुक्स, एक्सक्लूसिव ऑफर जस्ट फॉर यू। इस तरह के मैसेज भी आ रहे होते हैं। ये तो देखने से पता चल रहा है कि इस मैसेज की हमें ज़रूरत नहीं थी, अक्सर हमें साथ सिंपल SMS भी आ रहे होते हैं। तो हमें तो मालूम है कि ये हैम है या और ये स्पैम है, हमें सिस्टम को तैयार करना है ताकि वो ऑटोमेटिकली ये काम करे, ठीक हो गया। इस पे भी प्रेडिक्शन लेंगे दोनों पे, ठीक है। समझ आ गया करना क्या है। नहीं, यस और नो नहीं है हमारे पास। देखो बाइनरी में डाटा आपके पास जो होगा ना वो फीचर्स 2 होंगे, ठीक है, और आगे लेवल फर्दर अलग होगा। इसमें आपके पास टेक्सचुअल डाटा है, वो टेक्सचुअल डाटा पे काम नहीं करता बेसिकली। 2 फीचर्स होंगे, ये 2 फीचर्स तो नहीं है हमारे पास, एक ही फीचर है और एक हमारा लेबल है उसका, 2 फीचर्स होंगे। तो मल्टीनोमियल यहाँ पे टेक्सचुअल डाटा जहाँ काम कर रहा है तो वहाँ पे आपका जो है वो NMB लगेगा, यानी मल्टीनोमियल नाइव बेस थ्योरम, ठीक हो गया। क्योंकि एक ही हमारे पास फीचर है जो कि टेक्स्ट फॉर्म में, और दूसरे हमारे पास कैटेगरी जो कि लेबल, यानी हम एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। सबसे पहला काम करना है ऑब्वियसली हमारे लाइब्रेरी इंपोर्ट। नंपाई को इंपोर्ट कर लिया, पांडास कर लिया, और उसके बाद sklearn में से ही .नाइव बेस को हमने इंपोर्ट किया और उसमें आगे उसकी टाइप को इंपोर्ट कर लेंगे मल्टीनोमियल NB यानी नाइव बेस। यहाँ पे M कैपिटल होगा, N कैपिटल होगा और B कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल है, ठीक हो गया। लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। उसके बाद तो सिंपल है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है वो कर ली। उसके बाद हमारे पास CSV फाइल मौजूद है स्पैम के नाम से, और उसमें हमने उसको सबसे पहले इंपोर्ट करना है यूजिंग पांडास। इंपोर्ट कर लिया, उसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि हाँ जी उसके अंदर किस तरह का डाटा है। वैसे आप ओपन करके भी देख सकते हो एक्सेल में। और उसके बाद पहले थोड़ा सा हम इसकी डाटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे क्योंकि टेक्सचुअल डाटा है, कन्वर्ट करना है। और इससे पहले ना एक छोटी सी चीज़ और देख सकते हो कि पूरे डाटा में ना मिक्स है, बीच में हैम ईमेल्स भी आ रही हैं, स्पैम ईमेल्स भी आ रही हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू लेने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती, ऑप्शनल स्टेप है। डिस्क्राइब का एक फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, पांडास में। तो जो कैटेगरी है ये वाला कॉलम, इसमें हम ग्रुप कर सकते हैं कि मुझे ग्रुप डिस्क्राइब करके दिखाए। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बता देगा कि हैम इतने ईमेल्स हैं, स्पैम इतनी ईमेल्स हैं पूरे डाटा सेट में,
तो वो क्या कर देगा, एक तरह से डिस्क्राइब करके बता देगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास जो डाटा सेट टोटल है उसमें से हैम कितनी ईमेल्स आ गई हैं और स्पैम कितनी ईमेल्स आ गई हैं। ऑप्शनल स्टेप है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे ये जो कैटेगरी वाला कॉलम है हैम और स्पैम, इसको हम अपनी मर्जी से 0 और 1 का नाम दे देंगे, या सिंपल हॉट इन कोडिंग कर दो, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जो 0 है उसको मैं हैम को 0 कह दूँ और स्पैम को क्या कह दूँ, 1 कह दूँ। तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ यूजिंग लैम्डा फंक्शन या सिंपल इफ एल्स फंक्शन। तो इसको मैं क्या करूँगा कि एक नया कॉलम बनाए डीएफ में जिसका नाम रख दे ग्रुप, और उठाए कहाँ से, कैटेगरी वाले कॉलम को, और अप्लाई कर दे किसको, इस फंक्शन को। फंक्शन मैंने खुद बनाया, लैम्डा मैंने आपको पढ़ाया था कि एनोनिमस फंक्शन होता है, इसके जरिए कोई भी काम ले सकते हैं हम, ठीक है। एक्स की वैल्यू को 1 रखे इफ एक्स इज डबल इज इक्वल टू स्पैम, यानी स्पैम ये वाला स्पैम जो टेक्स्ट की फॉर्म में है, और इसको 1 कर दे एल्स 0 कर दे। सिंपल एक छोटा सा फंक्शन बनाया, उसको मैंने रिलेट कर दिया, इस कैटेगरी में से अप्लाई कर दे और एक नया कॉलम बना दे उस डाटा फ्रेम में, किस नाम से, ग्रुप के नाम से। तो दोबारा चेक करोगे तो आपके पास वही एक कैटेगरी का कॉलम आ गया, एक मैसेज का कॉलम आ गया, और बराबर में एक ग्रुप का कॉलम आ जाएगा जो हैम और स्पैम के जरिए से 0 और 1 में कन्वर्ट हो गया। तो एक काम हमने सक्सेसफुली कर लिया है कि हमने हैम और स्पैम को 0 और 1 की कैटेगरी में सेट कर दिया इसको, ठीक है। अब अगला काम है ईमेल का, वो करते हैं बाद में, पहले उससे पहले हम क्या कह देते हैं कि एक्स वाई को डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। मुझे मैसेजेस चाहिए, यानी ये वाला कॉलम, बेसिकली इस वाले कॉलम का नाम ना ईमेल नहीं है, मैसेज है जो आपको CSV दी है। तो DF मैसेज को मैंने एक्स में रख दिया, ठीक है, ये मेरा फीचर था। और DF ग्रुप ये जो मैंने बनाया है इसको मैंने वाई जो कि मेरा लेबल था उसमें रख दिया, ठीक है। और यहीं पे इसको ट्रेन टेस्ट स्पिरिट में कन्वर्ट कर दिया, और टेस्ट साइज मैंने रखा है 30%, ये हिट एंड ट्रायल है, मर्जी है, मैंने रखा बेसिकली 30% इस वजह से क्योंकि डाटा सेट बहुत बड़ा है, तो 30% भी मैं रखता हूँ तो ठीक है, चल जाएगा। और लेंथ चेक कर लेंगे, लेंथ चेक कर ली तो उसने आपको बता देगा कि मैंने ट्रेनिंग में इतने डाल दिए हैं और टेस्टिंग में इतने परसेंटेज के हिसाब से। तो ये काम तो हो गया। अब इसके बाद NLP हमने पढ़ी थी। NLP में सबसे आखिर में जब NLP ख़त्म होने लगी थी ना, मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था जिसका नाम था काउंट वेक्टराइजेशन। उसमें हम क्या करते थे, हमारे पास एक टेक्स्ट डाटा होता था, उसकी हमने पूरा मैट्रिक्स बनाया है, याद होगा वो मैंने बिल्कुल एंड पे ही पढ़ाया था, जिसमें हमने एक छोटा सा इस तरह का कॉलम बनाया था, और एक हमारे पास स्टेटमेंट थी, उसमें हमने 0 कह दिया, 1 कह दिया, 0, इस तरह से करके ना एक हमने काउंट वेक्टराइजर, सबसे आखिर में ये चीज़ पढ़ी जब हमने NLP पढ़ी थी, ठीक है। तो अब वो वाला मेथड यहाँ यूज़ होगा, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्स्ट में इंपोर्ट कर लिया काउंट वेक्टराइजर, और फिर क्या करेंगे, सारे डाटा को इसको देके हम अपने जो है वो वेक्टर्स बना लेंगे। तो ये मेथड अब आपने खुद करना है कि कैसे होगा, मैंने बताया था आपको NLP में एज इट इज़ यूज़ होगा, कोई इतना टेंशन नहीं है। मैंने इसका सोल्यूशन भी उस PDF फाइल में दिया हुआ है, अगर कहीं फंस जाओ तो देख भी सकते हो, NLP वाली फाइल भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो आप कर लोगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम एक नया मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है पाइपलाइन। ये ज़्यादा आसान है उससे। उसमें क्या करना होता है कि पहले वेक्टर बनेंगे, वेक्टर बनने के बाद फिर वो ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होने के बाद फिर जो है वो फिट होगा, ट्रेन होगा, फिर जब प्रिडिक्शन की बारी होगी तो आएगी, तो फिर प्रिडिक्शन को भी हमारे टेस्ट डाटा है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद जो है फिर उसकी प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी, और फिर इनको हमने जब चेक करना है इनको भी ट्रांसफॉर्म और फिट करना पड़ेगा और फिर चेक करनी पड़ेगी। तो क्यों ना कोई आसान सा मेथड हम चूज करें कि बार बार ट्रांसफॉर्म और फिट करना ना पड़े, एक पाइपलाइन बना दें कि सारे काम उसमें हो रहे हैं, जस्ट इस पाइपलाइन को कॉल किया जाए और ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाएं। तो ये बेसिकली sklearn में एक मेथड होता है पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन मेथड हर आपके लिए, आपके जितने एल्गोरिदम है वहाँ भी यूज़ हो सकता है, सिर्फ इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो पाइपलाइन होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। पाइपलाइन बेसिकली एक छोटा सा पाइप होता है, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके अंदर हम अपना ट्रेन डाटा भी देते हैं, टेस्ट डाटा भी देते हैं, जो हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है। डाटा आगे होगा प्री प्रोसेस का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, भाई कौन सा फंक्शन है। इस केस में फंक्शन हमारे पास काउंट वेक्टराइजर है, और कोई फंक्शन है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो जो हमने प्री प्रोसेसिंग पढ़ी है। और उसके बाद अगले स्टेप पे लगता है क्लासीफायर। देखो आप ये समझ लो कोई एक तरह का पानी है, ये यहाँ से आ रहा है, पहले प्री प्रोसेस के फिल्टर में से गुजर रहा है, फिर आगे चल रहा है, फिर आगे उस क्लासीफायर में से गुजर रहा है जो अप्लाई किया आपने, इस केस में नाइव बेस है, ठीक है, और फिर आगे चलेगा। तो ये जो आगे बेसिकली व्हील सा लगा हुआ है, इस व्हील में मॉडल फिट होगा
जो ट्रेन होगा यानी आसान से अल्फाज में, और उसके बाद फाइनल जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है वो बाहर आ जाएगी। तो ये पाइपलाइन होती है। पाइपलाइन बनाते कैसे हैं, उसके लिए एक लाइब्रेरी है scikit-learn में, पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन, ये वाला पी कैपिटल है, ठीक हो गया। तो ये आपने बना लिया, छोटे से 3 वर्ड्स का आपके पास जो है ना पाइपलाइन तैयार हो जाती है कि आपको 15-20 लाइन का कोड कन्वर्ट होके 3 लाइन के कोड में आ जाता है। तो आप क्या करोगे, मॉडल इज इक्वल टू पाइपलाइन, आगे आपने बताना है कि पहले प्री प्रोसेस कौन सा फंक्शन है, उस प्री प्रोसेस फंक्शन का नाम रखना है, मैंने रख दिया वेक्टोराइजर। तो अब उसको कॉल करने की बारी है। कॉल कैसे करेंगे, इसी जो है वो समझ, जैसे हम याद नहीं है कि पहले जब इस केस में हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को फिर फिट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं, फिट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पाइपलाइन बना दी। पाइपलाइन में सबसे पहले बताया कि भाई ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया कॉमा डाल के। उसके बाद आपका क्लासीफायर का नाम भी खुद एनबी रख दिया और क्लासीफायर का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है भाई, ये 2 काम करने हैं, बाकी सारा काम वो खुद करेगा। ठीक है, पाइपलाइन समझ आया, ये ज़्यादा आसान है, इसमें बार बार करने की जरूरत पड़ेगी आपको। अब आपने पाइपलाइन बना दी है ना, अब आप क्या करोगे, सिंपल फिट करना है आपने। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को फिट किया और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे क्या ले लिया, स्कोर ले लिया, तो 98% आएगा। अब ये काम नहीं करते और यही वाला काम करते, तो आप पीडीएफ खोलना, उसमें देखना कितना सारा कोड है हमारा। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो है वो अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर उस पर मल्टीनोमियल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर मल्टीनोमियल का जो है फिट मेथड लगाएंगे और उसके बाद जाके प्रेडिक्शन होगी। कोई 8 से 10 लाइनों का कोड है, वो पीडीएफ में ये वाला मेथड भी किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान है पाइपलाइन, ये किसी और में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए स्पेसिफिक है। करना क्या होता है, पाइपलाइन का नाम आता है, पहले प्री प्रोसेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें हम, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं लेकिन हम उसको कॉमा डाल के नाम दे देते हैं, और उसके बाद यहीं पे ही हमने क्लासीफायर बताना होता है। हम क्या करेंगे, नाम रखेंगे क्लासीफायर का और सिंपल मल्टीनोमियल एंड नाइव बेस जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, बस दैट्स इट। और उसके बाद डायरेक्ट फिट किया। अब यहाँ पे बार बार फिट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यही डाटा उठा सकते हो जो आपने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को लिया था। इसमें इस केस में क्या होगा कि आप इस एक्स ट्रेन को ना कन्वर्ट करोगे और वो कन्वर्टेड डाटा यहाँ दोगे। ये चीज़ आपने ना उस पीडीएफ में नोट करनी है कि इस केस में मैंने ट्रेन पे वो कन्वर्टेड हुआ डाटा दिया था। अब यहाँ पे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाइपलाइन अपना काम ऑटोमेटिकली कर रही है। तो ये करने के बाद हमारे पास एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हमने एज इट इज़ दे दिया, कन्वर्ट वो खुद ही कर लेगा, ये पाइपलाइन बना दी हमने। और उसके बाद स्कोर वाई टेस्ट और वाई ट्रेन, तो सॉरी वाई टेस्ट और वाई ट्रेन आएगा ना यहाँ पे, सॉरी। तो ये 98% आपके पास आ गया। ठीक है, और उसके बाद अब इसको चेक करने की बारी है इस ईमेल्स के ऊपर। हमने क्या किया, इन दोनों ईमेल्स को एक ईमेल के नाम के वेरिएबल में रख लिया और डायरेक्ट उस पर प्रेडिक्शन कर दी, मतलब कोई कन्वर्जन नहीं की, सारा काम ये पाइपलाइन कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये पाइपलाइन का फ़ायदा है। उस केस में हम हर चीज़ को बार बार कन्वर्ट करते थे। आपको याद होगा जब हमने वो भी किया था, क्या नाम है, RNN LSTM में जो सेंटीमेंट एनालिसिस किया था प्रिडिक्शन के लिए, हम बार बार जो भी डाटा आ रहा था हमारे पास उसको हम कन्वर्ट करते थे। तो पाइपलाइन ऑलरेडी हमारे पास सारे काम करके दे रही है, तो वहाँ भी ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, और प्रिडिक्शन में हमारे पास क्या आई, 0 और 1 उनसे आंसर दिया है। तो 0 का मतलब क्या था कि जो पहली ईमेल है वो आपकी हैम है यानी ओके है, और जो दूसरी ईमेल 1 वो है वो स्पैम है क्योंकि उसमें कुछ इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं, डिस्काउंट 20%, ऑफर जस्ट फॉर यू, वो होती नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, समझ आया। अच्छा, ईमेल में ये काम हो रहे हैं प्रैक्टिकली, जो जीमेल हम यूज़ करते हैं और आउटलुक यूज़ करते हैं उसमें ये काम होता है। हमारी जो इस तरह की ईमेल्स आती है ना रैंडम बंदे से, डिस्काउंट या कोई पैसे मांग रहा हो आपसे, तो वो ऑटोमेटिकली स्पैम के फोल्डर में चली जाती हैं। ये काम अभी सिंपल एसएमएस में नहीं हो रहा, वहाँ ज़रा करना मुश्किल है। जो सिंपल एसएमएस सर्विस नहीं होती हमारी, जो सिंपल सादे मैसेज आते हैं, तो उसमें अक्सर आपको जैज़, वारिद या जोंग की तरफ से ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं कि ये डिस्काउंट है, ये इतने का हो गया, ये पैकेज लगाएं, ये करें। वहाँ करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन व्हाट्सएप में तो हो सकती है ये चीज़। तो अगर आप समझते हो या आगे जाके आपको इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहो कि व्हाट्सएप में कोई अननोन बंदा आपको मैसेज करे और बराबर में कोई कैटेगरी बन जाए कि वो स्पैम मैसेज ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में चला जाए, ठीक है, और बाद में अगर फ्री हो तो देख लो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ये व्हाट्सएप में ये चीज़ हो सकती है कि जो व्हाट्सएप में जो इस तरह के मैसेजेस आपको आ रहे होते हैं, तो वो उसके लिए, तो उससे फिर आप जो है वो ऐसा कोई मॉडल बनाओ और फिर रब्ता करो किससे,
मेटा वालों से या जकरबर्ग से, मार्क जकरबर्ग से, कि मैंने सिस्टम बना दिया है, मैं व्हाट्सएप में आना चाहता हूँ। तो देखो ईमेल में तो ये काम हो रहा है ना ऑलरेडी, आउटलुक में भी हो रहा है, जीमेल पे भी हो रहा है। कोई ऐसी आपके पास ऐसा मैसेज आता है वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाता है। व्हाट्सएप पे नहीं हुआ अभी तक ये, आपको मैसेज आता है आपके इनबॉक्स में ही दिखाई देगा, जो आपकी वो नॉर्मल चैट्स होती हैं, एक स्पैम का अलग से कैटेगरी आ जाए कि भाई वहाँ पे ये ऐसा अननोन मैसेज है, या मैसेज की टाइप देख के कि बेसिकली वहाँ आना चाहिए ये चीज़। और सिंपल एसएमएस में पॉसिबल नहीं है, कर भी सकते हैं क्योंकि वो नॉर्मली उसका एल्गोरिदम ज़रा डिफरेंट होता है। एसएमएस सिंगल मैसेज सर्विस, इसका मतलब यही है ना, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन व्हाट्सएप में ये चीज़ हो सकती है। तो अगर कोई करना चाहे तो ये बेसिकली समझ लो कि एक रिसर्च गैप ही एक तरह का, कि यहाँ पर थोड़ी बहुत रिसर्च हो सकती है इस लेवल पे। वैसे तो व्हाट्सएप अभी काफ़ी चीज़ें जो है वो आगे आगे लॉन्च कर रहा है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी आ जाएगी। तो ये चीज़ होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके हैम मैसेजेस और स्पैम मैसेजेस आपके अलग अलग हो गए, ठीक है।